नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई 2025 से सितंबर 2025 तक के सभी राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जो भी कंटेंट हैं ये सारे के सारे कंटेंट प्रतियोगिता दर्पण के बुक से लिया गया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और इसे बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो इसका महत्व आपको समझ में आ जाएगा। केवल आप हम पर विश्वास कीजिए एक बार और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए तो आपको इसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल समझ में आएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अपलोड किया जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने, कब और किस दल के उम्मीदवार थे? तो सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन सितंबर 2025 में एनडीए उम्मीदवार के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे और कितने मतों से हराया? तो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से पराजित किया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 2025 में नया चुनाव क्यों कराना पड़ा, कारण क्या था? तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अगस्त 2025 में त्याग पत्र देने के कारण उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ा है। 2025 में राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन हुआ और किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत? तो 4 सदस्यों का मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत हुआ है। 2025 में राज्यसभा के लिए मनोनीत 4 प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं, उनका नाम क्या क्या है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन और सी सदानंदन मास्टर हैं, याद रखिएगा। चुनाव आयोग ने अगस्त 2025 में कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को हटाया है? तो 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया है। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 2025 के बाद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की कुल संख्या कितनी रह गई है? तो 2520 रह गई है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल कितना है? तो मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय दल है इसकी संख्या 6 है। कौन कौन है? तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम के 150 वर्ष का राष्ट्रीय स्मरणोत्सव कब प्रारंभ हुआ? तो 7 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुआ है। वंदे मातरम के 150 वर्ष स्मरणोत्सव का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है और इसे कब राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया? तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और 1950 में राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो थीम था नया भारत, नया भारत। 15 अगस्त 2025 के भाषण में प्रधानमंत्री ने किस दीर्घकालिक लक्ष्य का रोड मैप प्रस्तुत किया? तो विकसित भारत 2047 का रोड मैप प्रस्तुत किया है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो उसका नाम है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रन संवाद 2025 का आयोजन कब, कहाँ और किस विषय पर हुआ? तो 26 से 27 अगस्त 2025 को आर्मी वार कॉलेज महू में हुआ और युद्ध व युद्ध कला विषय पर हुआ। ये 3 पॉइंट था। रण संवाद 2025 का आयोजन
किन संस्थानों के सहयोग से हुआ? तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज के द्वारा किया गया है, दोनों मिल के किया था। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का लोकार्पण कब, कहां और किसने किया? तो 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया लोकार्पण। कहां किया गया? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर किया गया। कहां किया गया? तो चिनाब नदी पर किया गया है। चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज की ऊंचाई कितनी है और यह किससे ऊंचा है? तो इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। चिनाब आर्च ब्रिज किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है संगलदाना और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच स्थित है। भारत के पहले केबल रेल पुल का नाम, स्थान और प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो भारत के पहले केबल रेल पुल बना है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है अंजी ब्रिज। क्या नाम है? अंजी ब्रिज। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, और इसकी ऊंचाई 1086 फीट है। इसमें कुल 96 केबल हैं और 213 किलोमीटर प्रति घंटा हवा को सह सकता है। चिनाब और अंजी ब्रिज के लोकार्पण से कश्मीर को क्या लाभ हुआ? तो कश्मीर घाटी देश के शेष भाग से रेल मार्ग से जुड़ गई। इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि कर्तव्य पथ पर पहले कर्तव्य भवन का लोकार्पण कब और किसने किया? तो 6 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कर्तव्य भवन किस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं और कुल कितने प्रस्तावित हैं? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाए जा रहे हैं और कुल 10 कर्तव्य भवन बनाए जाएंगे। सिंधु चिनाब नदियों के जल को किन राज्यों द्वारा पहुंचाने की योजना है? किन राज्यों तक पहुंचाने की योजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना है। चिनाब रावी सतलुज लिंक नहर की प्रस्तावित लंबाई कितनी है? तो जो आपकी लंबाई प्रस्तावित किया गया है 113 किलोमीटर। चिनाब रावी सतलुज लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिनाब के पानी को रावी, व्यास, सतलुज प्रणाली व इंदिरा गांधी नहर से जोड़ना इसका उद्देश्य है। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भारत को क्या अतिरिक्त अधिकार मिला है? तो चिनाब पर बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और जल प्रवाह नियंत्रित करने की स्वतंत्रता मिला है। यूपीएससी की प्रतिभा सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंतिम चयन से चुके प्रतिभावान अभ्यर्थियों को सरकारी निजी रोजगार अवसर देना इसका उद्देश्य है। बोलेगा कि जो प्रतिभा योजना है, प्रतिभा योजना में प्रतिभा का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट फॉर हायरिंग इंटीग्रेशन ब्रिज एस्पिरेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2021 में। 2025 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का उद्घाटन हुआ? तो 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ। 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन कब, कहां से और किस माध्यम से हुआ? तो ध्यान रखना है 22 मई 2025 को बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया है। अमृत भारत स्टेशन पुनः विकास परियोजना की
कुल लागत कितनी है? तो 1100 करोड़ रुपया लागत है। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो मंत्रियों की नियुक्ति में पारदर्शिता और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को जवाबदेही इसका उद्देश्य है। संविधान 130वां संशोधन विधेयक किन अनुच्छेदों में संशोधन करता है? तो अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है। 130वें संशोधन विधेयक का प्रमुख प्रावधान क्या है? तो 5 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराध में 30 दिन हिरासत पर मंत्री पद से हटाया जाएगा। याद रखिएगा, सबसे जो विवादित बात इसी को लेकर है। नेक्स्ट है कि संविधान 130वां संशोधन विधेयक को किस समिति के पास भेजा गया है? तो संयुक्त संसदीय समिति JPC कमेटी के पास भेजा गया है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो वक्फ अधिनियम 2023 का। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी, प्रभावी और विवाद मुक्त प्रबंधन इसका उद्देश्य है। वक्फ संपत्तियों के संरक्षण हेतु कौन सा तकनीकी उपाय किया गया है? तो डिजिटलीकरण और जियो टैगिंग। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत कौन सा नया निकाय बनेगा? तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनेगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा। राष्ट्रीय खेल बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होगा? तो खेल महासंघों को मान्यता देना, निगरानी करना और वित्त पोषण नियंत्रित करना। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत खेल महासंघ किस कानून के दायरे में आएगा? तो सूचना का अधिकार RTI के दायरे में आएगा। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 1 सीटें आरक्षित किया गया है। गोवा ST शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 14 अगस्त 2025 को। अंतर सेवा संगठन अधिनियम के नियम कब लागू हुए? तो 27 मई 2025 को लागू हुए हैं। अंतर सेवा संगठन अधिनियम के तहत कमांडर इन चीफ को क्या अधिकार मिला है? तो तीनों सेनाओं पर प्रशासनिक व अनुशासनात्मक नियंत्रण, न्यायपालिका से जुड़े प्रमुख निर्णय, ये सारे उन्हें अधिकार मिला है। तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है? तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में कितने विधेयकों को सीधे अधिनियम घोषित किया है? तो 10 विधेयकों को। 10 विधेयक को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के संदर्भ में क्या स्पष्ट किया? तो राज्यपाल विधेयक अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते हैं, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का पुराना प्रतीक चिन्ह किसने पुनः बहाल किया है? तो मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम का पहला परीक्षण कब हुआ? तो 24 सितंबर 2025 को। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग 2000 किलोमीटर। अग्नि प्राइम का परीक्षण किस रेंज से किया गया? तो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से किया गया है। तेजस MK-1A के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध राशि कितनी है? तो 62,370 करोड़ की। तेजस MK-1A विमानों की आपूर्ति कब से शुरू होगी? तो 2027-28 से। तेजस MK-1A विमानों में स्वदेशी सामग्री कितनी है? तो 64% से अधिक है। भारतीय वायुसेना से MiG-21 विमानों की अंतिम विदाई कब हुई? तो 26 सितंबर 2025 को। मोस्ट VVI
26 सितंबर 2025 को मिग 21 विमानों का स्थान कौन सा विमान ले रहा है? तो तेजस LCA Mk-1A विमान। नेक्स्ट है निसार उपग्रह का प्रक्षेपण कब, कहां से और किस रॉकेट द्वारा किया गया? तो 30 जुलाई 2025 को। कहां से? तो श्रीहरिकोटा से। और किस रॉकेट से? तो GSLV S-16 रॉकेट से किया गया है। निसार उपग्रह को किस कक्षा में स्थापित किया गया है? तो 747 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है निसार उपग्रह किन दो एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो नासा और इसरो का। ये सवाल कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। निसार उपग्रह की प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या है? तो विश्व का पहला द्विआवृत्ति एल बैंड और एस बैंड SAR पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसके पास 2 बैंड है एल और एस। निसार उपग्रह का मिशन काल और पुनः सर्वेक्षण अवधि क्या है? तो इसका मिशन काल है 5 वर्ष। प्रत्येक स्थान का 12 दिन में ये पुनः सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट है कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बने हैं। शुभांशु शुक्ला कितने दिन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे और किस मिशन के तहत? तो 18 दिन रहे एक्सियोम 4 मिशन के तहत। राकेश शर्मा ने किस वर्ष और किस मिशन से अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो 1984 में सोयूज T11 मिशन से। अनंत शस्त्र किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है और इसे कौन विकसित करता है? तो स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है और इसे DRDO के द्वारा विकसित किया जाता है। अनंत शस्त्र के लिए कितनी रेजिमेंट और कितने मूल्यों का ठेका दिया गया है? तो 5 से 6 रेजिमेंट और जो ठेका मिला है 30,000 करोड़ का। अनंत शस्त्र का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व में नाम था क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका पहले नाम था। अब इसका नाम हो गया है अनंत शस्त्र। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 28 और 29 जुलाई 2025 को किया गया है। जो प्रलय मिसाइल की रेंज और प्रकृति क्या है? तो इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और आपको याद रखना है कि अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रलय मिसाइल की प्रमुख क्षमता क्या है? तो 500 से 1000 किलोग्राम वारहेड, सुपरसोनिक इसकी गति है और मोबाइल लॉन्चर से इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका ये प्रमुख क्षमता है, प्रमुख विशेषता है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कब और कहां से हुआ? तो 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता और विशेष तकनीकी उपलब्धि क्या है? तो इसकी जो मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से अधिक है और 90 डिग्री तीव्र मोड़ लेने की क्षमता अग्नि 5 में है। ये बहुत ही खतरनाक क्षमता है। अग्नि 1 से अग्नि 4 मिसाइलों की रेंज क्या है? तो 700 से 3500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। नेक्स्ट है कि NIRF 2025 की अखिल भारतीय रैंकिंग जारी करने की तिथि और द्वारा कौन किया गया? तो 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। और इसमें जो भारत के 5 संस्थान हैं उसका नाम इस प्रकार है टॉप के: IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। ठीक है।
भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन कुल केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या कितना है? तो 3685 है। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन सबसे अधिक स्मारक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक है लगभग 500, लगभग आपके 500। भारतीय नौसेना में प्रमुख जहाज, पनडुब्बी और युद्धपोत के बारे में दिया गया था। इसे विस्तृत रूप से यहाँ पर लिखा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला आपके है INS आंद्रोथ, 21 श्रेणी का है। तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। एंटी सबमरीन वारफेयर है और इसे इसे कर लीजिएगा उथले जल पनडुब्बी रोधी युद्धपोत परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। 16 पोतों की योजना है बनाने की और इसका जो भार है आंद्रोथ की 900 टन है और इसकी लंबाई 77 मीटर है। इसका स्पीड 34 नॉट है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका उद्देश्य है तटीय जल क्षेत्रों में शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना इसका उद्देश्य है। और इसकी विशेषता है स्वदेशी निर्मित है, अत्याधुनिक सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, हल्बो टारपीडोस में लगा हुआ है और रॉकेट सिस्टम है। नौसेना की तटवर्ती ASW क्षमता को मजबूत करता है। नेक्स्ट है कि ICGS अक्षर 21 श्रेणी का है। तो याद रखिएगा अदम श्रेणी का है, अदम श्रेणी का गश्ती पोत है, भारतीय तटरक्षक बल का। किसका है? तो भारतीय तटरक्षक बल का है। इसे 5 OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल निर्माण कार्यक्रम का ये दूसरा पोत है। टोटल 5 बनाना है और जो अक्षर है उसमें दूसरा है। इसका वजन 2100 टन है, लंबाई 98 मीटर है, स्पीड 26 नॉट है, समुद्र में 14 दिन तक रहने की इसमें क्षमता है। इसका उद्देश्य है समुद्री निगरानी करना, तस्करी विरोधी अभियान चलाना, खोज एवं बचाव में सहायता करना। विशेषता है उन्नत संचार उपकरण लगे हुए हैं, मध्यम दूरी की तोपें छोड़ सकता है, समुद्री निगरानी के लिए अत्याधुनिक इसमें सेंसर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कि INS उदयगिरी 21 श्रेणी का है। तो प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है और कुल 7 फ्रिगेट स्वदेशी निर्माण मझगांव डॉक गॉर्डन रिच में आपके बनाया जाना है। उसी के तहत आपके उदयगिरी को बनाया गया है कुल 7 में से। इसका जो वजन है 6670 टन है, लंबाई 149 मीटर है और लगभग 28 से 30 नॉट इसकी स्पीड है। इसका उद्देश्य है सतह से हवा एवं सतह से सतह युद्ध बहुआयामी युद्ध क्षमता इसके अंदर है उदयगिरी में। विशेषता है कि स्टील्थ तकनीक इसमें है, लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की प्रणाली जो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की उन्नत प्रणाली इसमें लगाया गया है और उन्नत सेंसर और रडार इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट है कि INS तमाल, ये क्या है? तो किस श्रेणी का है? तो तुशील श्रेणी का। याद रखिएगा श्रेणी एकदम पूछता ही है। तुशील श्रेणी का है। तो तुशील श्रेणी का बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट है और इसका निर्माण जो है रूस के अतार शिपयार्ड में किया गया है। मोस्ट VVI रूस के अतार शिपयार्ड में किया गया है और इसका जो वजन है लगभग आपके 4000 टन है और इसकी गति 30 नॉट है। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक शक्ति संतुलन बनाए रखना। विशेषता है बोस और एंटी शिप मिसाइलें, उन्नत रडार और सेंसर प्रणालियों, सामरिक बहुउद्देशीय क्षमता इसका उद्देश्य है। उसके बाद है कि INS निस्तार, ये स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है ना। ये क्या है? स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है, याद रखिएगा।
इसका निर्माण जो किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है निस्तार का। इसका वजन 7800 टन है, लंबाई 118.4 मीटर है और इसका उद्देश्य है 300 मीटर गहरे समुद्र में गोताखोरी, डूबते पनडुब्बी को बचाने की क्षमता आपके है निस्तार में। इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता है कि 9 गोताखोरों के लिए रहने की सुविधा है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल तैनात करने की क्षमता है, सब सरफेस बचाव संचालन की इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है कि आईएनएस अर्नाला, ये किस श्रेणी का है? तो उथले जल पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। उथले जल पनडुब्बी रोधी युद्धपोत परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। 16 पोतों की योजना में इसे बनाया गया है। इसका जो वजन है 900 टन है, लंबाई 77 आपके मीटर है। उद्देश्य है तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध, निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियानों तथा माइन लेयरिंग ऑपरेशन में ये मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी विशेषता है कि आधुनिक टारपीडो और रॉकेट लॉन्चर, पुराने P259 अमय श्रेणी के कार्बेट्स का प्रतिस्थापन इसका विशेषता है। नेक्स्ट है कि INSV कौंडिन्य, तो इसमें याद रखिएगा ये किस श्रेणी का है? तो पाल प्रशिक्षण पोत है, लंबी दूरी की नौकायन के लिए। निर्माण इसका पारंपरिक भारतीय शैली 5वीं सदी की कौंडिन्य रोली शैली पर इसे विकसित किया गया है और इसकी लंबाई 24 मीटर है। उद्देश्य कि नौसेना अधिकारियों को नेविगेशन, मौसम विज्ञान और टीम वर्क प्रशिक्षण देना इसका मेन उद्देश्य है। विशेषता है कि स्वदेशी परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। साहसिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लंबी दूरी के प्रशिक्षण मिशन इसके तहत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय रैंकिंग, तो कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 विश्व के शीर्ष 10, तो इसमें हम 10 नहीं लिखें, कुछ ही लिखें, देख लीजिए। आपके जो पहला रैंक है जो कीवस के द्वारा जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान मिला है MIT को, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है जो अमेरिका की विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। दूसरा है इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये ब्रिटेन की है। तीसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के है। चौथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। पांचवा कैम्ब्रिज है। छठा आपके नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सिंगापुर, याद रखिएगा। उसके बाद नोट में है कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में भारत का कोई विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में आपके शामिल नहीं हुआ था, है ना। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना की स्थिति के बारे में देखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो WDMMA के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना अपना भारत देश का है। और पिछला इसमें याद रखना है कि भारत से जो ज़्यादा शक्तिशाली कौन कौन है, तो अमेरिका है और रूस है। उसके बाद तीसरा में भारत है और चौथा में चीन है। चीन हमसे पीछे है वायुसेना के मामले में। जो मजबूती का आधार क्या है? तो आधुनिक विमान, तेज प्रतिक्रिया, सटीक हमले, इस कारण से हम लोग चीन से आगे हैं। और उसके बाद जापान, इजराइल, फ्रांस और यूके का भी आपके नंबर है। इसमें दिलचस्प तथ्य क्या है? तो चीन के पास विमान अधिक हैं, लेकिन भारत की दक्षता, प्रशिक्षण और तकनीक इसे तीसरे स्थान पर रखती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2025। इसमें है सुपर स्वच्छ लीग। इसमें कि 10 लाख प्लस जनसंख्या में पहला स्थान किसे मिला है? तो इंदौर को मिला है। ये 7 साल लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है इंदौर, 7 साल से ये 7वां बार पहले स्थान पर था इंदौर। दूसरा है सूरत, तीसरा नवी मुंबई, चौथा विजयवाड़ा, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि स्वच्छ शहर श्रेणी में 10 लाख प्लस जनसंख्या, तो इसमें पहला स्थान अहमदनगर को, दूसरा स्थान भोपाल को, तीसरा लखनऊ को मिला, तीसरा आपके लखनऊ को मिला है। इंदौर लगातार 7 साल से टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व धरोहर
मराठा सैन्य परिदृश्य, इसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंड एस्केप्स। यूनेस्को सूची में शामिल जुलाई 2025 में शामिल किया गया है और इसमें कुल आपके 12 किलो को शामिल किया गया है। इसमें जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 11 किले हैं, जबकि तमिलनाडु में 1 किले हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन किले हैं? तो सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी किले, रायगढ़ किले, राजगढ़ किले, प्रतापगढ़ किले, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, पन्हाला किला। आपके ये 11 किला महाराष्ट्र में है, जबकि 1 किला जो है मराठा सैन्य का ये तमिलनाडु में है, जिंजी किला। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे 20 स्टार आप लगा लीजिएगा। इसकी विशेषता क्या है? तो 17वीं 19वीं शताब्दी की मराठा किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का अद्वितीय उदाहरण है, इसकी विशेषता है। भारत में कुल यूनेस्को कितने स्थल शामिल है यूनेस्को स्थल में? तो कुल आपके 44 स्थल को शामिल किया गया है, इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 आपके मिश्रित हैं। इसमें याद रखने का ट्रिक है कि 11 आपके जो मराठा किला है ये आपके महाराष्ट्र में है और 1 आपके तमिलनाडु में है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जितना भी राष्ट्रीय करंट अफेयर था ये सारे समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।